वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक विशेषता जो है वो हमसे अनभिज्ञ रहती है, और इस कारण से हम उनसे उत्पन्न परिणाम को स्थान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देखिए, प्रधान रूप से अंतरिक्ष में 9 ग्रह माने गए हैं। वैसे तो ढेर सारे ग्रह हैं, किंतु हमारे सौर मंडल में प्रधान रूप से 9 ग्रह माने गए हैं, जिसमें 2 ग्रह स्वाभाविक रूप से वक्री हैं। मतलब वो वक्री है, ये हम बिल्कुल नैसर्गिक रूप से वो वक्री हैं, टेढ़ी चाल वाले हैं। 2 ग्रह स्वाभाविक रूप से मार्गी हैं, वो कभी वक्री होते नहीं, कभी टेढ़ी चाल चलते ही नहीं। एक का रूप रंग आकार टेढ़ा है, वक्र है। एक बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, किंतु कौन सा अच्छा परिणाम? कलयुगी अच्छा परिणाम, जैसे भोग और विलासिता, ये सब देता है। और एक जो है वह सम्मान, विद्वता, बुद्धि, कुल परंपरा का विकास और सबके हृदय में आत्मिक सम्मान देता है उसके प्रति। और एक ग्रह जो है, एक ग्रह वह सामान्य रूप से वो जैसे कहते हैं कि दवा कड़वी होती है, किंतु उसका फल अच्छा मिलता है। तो उसका जो देने का स्वभाव है वह बहुत ही कड़वा होता है, मतलब बहुत अप्रिय लगता है, किंतु उसका प्रभाव फल बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए कैसे कैसे। सूर्य और चंद्रमा दोनों कभी वक्री नहीं होते, बराबर मार्गी होते हैं, हमेशा सीधे चलते हैं। राहु और केतु दोनों हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी वो मार्गी होते ही नहीं। मैं आज फिर बता दूं, मंगल जो है उसका स्वभाव रूप रंग आकार प्रकार टेढ़ा है। शुक्र जो है शुभ फल देता है, किंतु कौन सा शुभ फल? विलासिता, सुख भोग, ये सब देता है। गुरु जो है वह भी अच्छा फल देता है, किंतु वह भोग विलास नहीं देता है। वह बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक विकास, कुल परंपरा की उन्नति, आचरण, सभ्यता, संपन्नता, प्रसिद्धि, विद्वता, ये सब देता है गुरु। और चंद्रमा जो है, यह जैसा कि मैं बताया कि वो तीखी कड़वी दवा होने के बावजूद भी उसका फल, तो यही चीज़, वो उसका हर चीज़ अच्छा लगता है, कड़वा लगता है, किंतु प्रभाव उसका अच्छा होता है। अभी एक बात मैं पीछे जो छोड़ आया हूँ बता दूँ मैं आपको, कि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। आप कभी गाड़ी में बैठिए, बस में बैठिए, ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं आप, तो आप खिड़की से देखिए तो खिड़की से बाहर बड़े बड़े पेड़ लगता है कि वो पीछे भाग रहे हैं। आप आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं। क्या वो पीछे भागते हैं? वो पीछे नहीं भागते। आप आगे चलते हैं तो स्पष्ट रूप से आगे चलेंगे तो आगे वाले छूटते चले जाएंगे, पीछे वाले छूटते चले जाएंगे, आगे दिखाई देते चले जाएंगे, तो लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से राहु और केतु वक्री नहीं हैं, किंतु ये आगे चलते हैं, मार्गी रूप में चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सांघ्रि दीन द्वयम शशि, मासम शुक्र विधादित्या सांघ्रि दीन द्वयम शशि, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि ये 1.25 1.5 साल तक एक राशि पर लगभग रहते हैं ये राहु केतु, जबकि चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि बदल देता है। सूर्य 1 महीने में एक राशि बदल देता है। ये बहुत तेज चलते हैं। अब इनके बहुत तेज चलने के कारण लगता है कि इन राहु और केतु, क्योंकि छाया ग्रह माने गए हैं, ये इनके आगे पीछे ही दौड़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको ज्ञात होगा
कि आगे पीछे ही दौड़ते हैं सूर्य और चंद्रमा के, इसीलिए बागी आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं। ग्रहण कहते हैं कि इनको ग्रसते हैं, सूर्य चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसते हैं, तो ये इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब ये पीछे पीछे दौड़ते हैं तो लगता है कि ये वक्री हैं, अन्यथा ये वक्री मतलब ये नहीं है कि ये अब ये इधर से चलेगा तो ये इधर से चलेगा तो आगे टकरा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कुंडली में क्या होता है। कुंडली में देखते हैं, जैसे कह देते हैं कि काल सर्प योग, मैं एक ही उदाहरण लेके चलता हूँ, काल सर्प योग, और एक और बताऊंगा आपको मंगल योग, जिसे को मांगलिक वगैरह कह देते हैं। तो काल सर्प योग में कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। तो इस तरह से तो 6 राशि के काल सर्प योग हो गए, 6 राशियों के काल सर्प योग हो गए, क्योंकि एक तरफ होंगे तो 6 राशि में हो जाएंगे, तो 6 राशि के काल सर्प योग हो गए। ये गलती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे केतु के आगे अगर एक ग्रह है तो केतु के बाद हो गया, ठीक वैसे ही राहु के बाद हो गया। तो हम अब ये देख लेते हैं कि नहीं, ये तो राहु और केतु से एक ग्रह आगे हो गया है, पीछे हो गया है, तो अब ये इसका जो है ये काल सर्प नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता है। आप उनको देखिए कि वक्र ग्रह में वो वक्री पर कहाँ गया है, और जैसे राशि में हो गया। अब ये मैं एक बात बता दूँ, कृत्तिका नक्षत्र ऐसी है जो वृष राशि में भी आती है, मेष राशि में भी आती है। चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरणी और ये कृतिका होता है, तो अ ई उ ए कृतिका में अ जो होता है मेष राशि में आ जाता है, बाकी वृष राशि में आ जाते हैं। अब ठीक वैसे ही मान लीजिए कि किसी एक राशि में राहु है, चलिए मान लीजिए हम कहते हैं कि मेष राशि में राहु है, लेकिन वो 9वें चरण में है, मेष राशि के 9वें चरण में है, तो किस में गया? कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में भी आती है, मेष राशि में भी आती है। इसलिए अगर केवल चरण का भेद है तो कोई ग्रह अगर एक राशि आगे भी रहता है तो भी काल सर्प में आ जाता है, किंतु इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जब तकलीफ पीड़ा होती है तो लोग कहते हैं कि भाई काल सर्प दोष तो है नहीं हमारी कुंडली में, और पूजा कराते हैं, कभी किसी दोष का, कभी किसी दोष की, किसी की शांति कराने लगते हैं, कभी चांडाल योग की, कभी शापित योग की, कभी पितृदोष वगैरह की पूजा कराने लगते हैं, परिणाम उसका नहीं मिलता है, और अंत में थक हार कर कहते हैं कि हमने तो बहुत पूजा करा ली। कई ऐसे आए हैं, मैं बहुतों को देखा हूँ, क्योंकि हर जगह मैं जा नहीं पाता तो मैं कह देता हूँ कि भाई आप ये पूजा ये ऐसे ऐसे करा लीजिए, जहाँ जाता हूँ वहाँ तो करा देता हूँ। तो फिर जब हो जाता है तो कुछ दिन बाद भी वो लोग कहते हैं कि पंडित जी मैंने तो आपने पूजा जो बोली थी मैंने कराया नहीं हुआ। फिर मैं पूछता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो पंडित से पूछिए, तो ऐसे ऐसे हुआ। मैं समझ जाता हूँ कि ये पूजा नहीं हुई है, कुछ और हुई है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पूजा कुछ और हो जाती है और प्रभाव नहीं मिलता है, तो बाकी लोग कहते हैं कि अभी तो मैं सब कुछ करा के थक गया और वो नहीं हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है कि काल सर्प जो आपकी कुंडली में सामने से दिखाई नहीं देगा, किंतु अगर ध्यान से देखें उसको गणित के हिसाब से तो हो सकता है आपका काल सर्प योग हो। क्योंकि हो सकता है कि केतु से एक ग्रह आगे या राहु से एक ग्रह पीछे अगर कोई ग्रह है, किंतु वास्तव में वो उसी राशि में है और वो काल सर्प हो जाता है और समझ नहीं पाते हैं। फिर हम उल्टा सुल्टा पूजा कराते हैं और कुछ और धारण करने लगते हैं। काल सर्प के लिए मैंने बनाया भी था यंत्र, एक फेसबुक पर उसका मैं डाला भी हूँ, बनाया भी था यंत्र एक, बहुत पहले भी बनाया था, बाद में भी बनाया, फिर बनाया था। तो वो यंत्र वैसी उसी के लिए है कि अब वो पहले निर्धारित कर लें, वो सब नहीं पढ़ सकते, पहले निर्धारित कर लें कि वो काल सर्प जो कैसा है, किस तरह का है, तब उस हिसाब से वो कड़ा या अंगूठी या छल्ला बनता है। ऐसे एक ही बना के दे देंगे तो काल सर्प योग का वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पहले काल सर्प योग को निर्धारित कर। अब आता हूँ मैं मंगल पर। चलिए पहले मैं एक शुक्र का बताता हूँ। शुक्र को पुराण में कहा गया है कि ये
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये अंधा है। इसका तात्पर्य क्या है जानते हैं? सूर्य का एक हिस्सा जो है वो हमेशा अंधेरे में रहता है। सूर्य का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, इसीलिए वो शुभ फल नहीं दे पाता है। पूरा शुभ फल देता है लेकिन पूरा शुभ फल नहीं दे पाता है। जैसे आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक विकास, चारित्रिक उच्चता और ये आचरण की सभ्यता, ये सब जो है वो नहीं दे पाता है। भोग विलास सब कुछ देगा, सुख संपदा सब कुछ देगा। यही कारण है, केवल यही कारण है कि उसका आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है। और इसी को पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि शुक्र अंधा है, एक आंख से अंधा है। तो अब क्या होता है कि शुक्र को ये देखिए कि वो पृष्ठोदय राशि में है कि शीर्षोदय राशि में है कि भुजोदय राशि में है, किस राशि में है, और तब जाकर के मंगल की पूजा कराइए। मतलब मांगलिक की पूजा। मांगलिक से सबको पता है कि मांगलिक से जो प्रसारित है, सबको मालूम है, लोग प्रचलित है क्या चीज़, कि मंगल से वैवाहिक बाधा उत्पन्न होती है, विवाह नहीं हो पाता है, विवाह हो भी जाता है तो टूट जाता है। मैं उसी को लेकर चलता हूँ, वरना मंगल के और भी लाभ और हानि है। तो अब ये देखिए कि जो मंगल, ये शादी विवाह का संबंध सीधा सीधा आता है। तो शादी विवाह के संबंध में शुक्र की भी प्राथमिकता होती है। यदि शुक्र की अनदेखी करके मंगल की पूजा कराई जाएगी तो नहीं शांति होगी, कोई प्रभाव, कोई फल नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या है कि आप पहले शुक्र को देखें कि वो अंधत्व में है, बालत्व में है, वृद्धत्व में है, किस अवस्था में है, पृष्ठोदय राशि में है, शीर्षोदय में, किस में है, उसको पहले देख लें। अब उसकी राशि को निर्धारित करके उसका दोनों का अंश सायुज्यम कृत्वा तमर्धम करेत, कि ये मंगल जिस राशि में है उस राशि का पूरा भोग अंश और उसका भोग अंश दोनों जोड़ के आधा कर लीजिए। फिर जितना मिलता है, जो भी मतलब परिणाम मिलता है, आधा करने के बाद जो परिणाम मिलता है, उस अंश पर, उतने अंश पर की पूजा होगी और सारी सामग्री व्यवस्थित होगी, तब जाकर के मांगलिक की शांति होगी। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रायः देखने में आता है, जैसे बताया था किसी को कि हाँ भाई, आप मंगल है दोष, आप पूजा करा लीजिए, तो सीधे सीधे वो कुंभ विवाह है और वो क्या कहते हैं, वो केले का विवाह है और क्या, वो सब करा देते हैं। गलत चीज़ है, ये गलत परंपरा है। इनको ये नहीं मालूम कि हाँ, वो एक मंगल का प्रभाव वैवाहिक होता है और विवाह के लिए प्राथमिकता शुक्र की होती है। शुक्र को यदि अनदेखी करके मंगल की पूजा कराई गई, मंगल की शांति कराई गई, कोई लाभ नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही रहा है कि ये ग्रहों की स्थिति को पहले जान लीजिए और फिर पूजा और शांति कराइए, नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352, तो मैं ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपनी समस्या हमें भेज सकें, मैं उसका उत्तर दूँ। लेकिन कुछ लोग उस पर अपनी विद्वता, ताकि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं और तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने लगते हैं। मैं बराबर कहता हूँ कि भाई, मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास कोई आश्रम नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा फौजी आदमी। मैं अकेला हूँ। शेष पंडित जी लोगों से मेरी कोई वो अच्छी तरह नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ जो संस्कृत विश्वविद्यालय और जो अपना भागलपुर संस्कृत विश्वविद्यालय के जो हैं, वो कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हमारे साथ के हैं, परिचित हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा कदा संपर्क ले लेता हूँ, सहयोग देते हैं। बाकी मेरे पास कुछ संगठन नहीं है, तो इसलिए मुझसे तर्क वितर्क शास्त्रार्थ इत्यादि न करें। सीधे अपनी समस्या लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। जब तक मैं भारत के सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ, तब सेवा करता हूँ। और जैसा मुझे देखने में आया है, पंडित जी लोगों से, बाकी पंडित जी लोग हैं, उससे मेरा शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिसको इच्छा हो, रुचि हो, आवश्यकता हो, वो हमसे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। मैं कुछ और विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।